नमस्कार श्रोताओं। हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर भाषाओं को भी माता का दर्जा दिया जाता है। संस्कृत माता। श्रोताओं, संस्कृत भाषा यानी देववाणी। प्राचीन भारत की संस्कृति जो रही, उसमें संस्कृत का जो स्थान रहा, जो महत्व रहा, वो शायद धीरे धीरे उसमें ह्रास आया। वर्तमान स्थितियों में संस्कृत का क्या स्वरूप है और कैसे संस्कृत की इस स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, उसको संरक्षित किया जा सकता है, उसको संरक्षण दिया जा सकता है, उसका संवर्धन किया जा सकता है, इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ KMI आगरा से जुड़ी हैं डॉक्टर वर्षा रानी जी। डॉक्टर वर्षा रानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। मैडम, प्राचीन भारत की जो स्थिति थी उसमें संस्कृत भाषा का महत्व बहुत हद तक अग्रणी स्थान रखता था। वर्तमान परिस्थितियों में संस्कृत की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये केवल एक शास्त्रीय भाषा बन के रह गई है या इसका कोई व्यवहारिक उपयोग भी हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आता है? देखिए, संस्कृत सदैव पूजनीय रही है, वंदनीय रही है। आपने आरंभ में ही कहा देववाणी रही है। देववाणी क्यों रही है? क्योंकि यह देवताओं की भाषा रही है। आज भी हम जब कोई हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो उसका आरंभ क्या कहते हैं? पंडित जी को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध उच्चारण के साथ में हमारी बात जो है देवताओं के कान में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमसे देवताओं की भाषा है। देवताओं की भाषा है। हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन पंडित जी जो है वो जरूर जानते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि संस्कृत जो है वो पंडितों की भी भाषा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आज क्या है? आज का जो युग है ना, वो डिजिटल का युग है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप घर बैठ के स्वयं संस्कृत सीख सकते हैं। संस्कृत स्वयं शिक्षक है। संस्कृत जो है ऑनलाइन ट्रांसलेशन का भी बहुत सारी ऐप आ गई हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि जैसे आपने वेदों की बात की है, तो वेदों में आप ये देखिए, जो अग्निदेव है, अग्निदेव जो है वह देवताओं के बीच में और मानव के बीच में एक संदेश वाहक का काम करते हैं। अग्निदेव जी। क्यों? क्योंकि जब भी हम हवन यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं ना, तो उन आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाने का कार्य जो करता है धुएं के माध्यम से, संवाहक है वो उसका संवाहक है, वो उसका दूत है हमारे संदेशों को वहां तक पहुंचाने का। अब मैंने यहाँ पे आपको दो दूत बता दिए। एक पंडित जी को बताया जो मौखिक वार्ता हमारी जो है कान में जाके बताते हैं मंत्रों के माध्यम से। दूसरे देवता हमने हवन यज्ञ इत्यादि की जो सामग्री है उसके द्वारा, साइंटिफिक रीजन पे भी मैं आऊंगी कि जो हमारा वायु प्रदूषण जो होता है, हवन की जो समिधा होती है उसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे आसपास के कीटाणुओं को जो है नष्ट करते हैं। उससे हमारा वातावरण, हमारा माहौल जो है वो शुद्ध होता है। इसको हम प्रयोग में भी कर सकते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, इससे यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसके कानों में प्रतिदिन यदि हम बैठकर नहीं बोल पा रहे हैं तो आजकल वो माइक्रो मशीन सी आती है जो 108 बार बोलेगा और वो उसके पास में हम लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके ध्यान जो है वो अंतिम समय में परमात्मा के साथ में जुड़ता है। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, और भी दुर्गा सतपति है। बहुत सारे पाठ होते हैं जिनको हम आज ऑनलाइन जो है डिजिटल रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो संस्कृत जो है वो जीवंत भाषा है। इसके साथ साथ में संस्कृत जो है बहुत ही हास्यप्रद भाषा भी है। हास्य गणिकाएं इसमें आती है। हास्य गणिका मतलब जोक, चुटकुले। जी। लेकिन उनका महत्व जो है उन्हीं के मध्य है जो संस्कृत को समझते हैं, जो आम व्यवहार में उसको लाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं कि प्राचीन भाषा थी उसको आज भी रिवाइव किया जा सकता है, भले ही हम आधुनिकता की तरफ आकर्षित होके या मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाके संस्कृत से विलग हो गए हों, लेकिन आज भी हमारे पास वो संसाधन मौजूद हैं जिनका उपयोग करके हम इसको व्यवहारिक रूप दे सकते हैं। जी, हम इसको व्यवहारिक रूप दे सकते हैं। एक और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैं अभी अपनी बेटी के साथ में हम कहीं गए थे, आश्रम में ही गए थे, लेकिन हमने वहाँ पे हमारे परिचित को 2-3 बार आवाज दी, भ्राता भ्राता, उन्होंने नहीं सुना। पुत्री ने भी उनको बुलाया 2-3 बार, उन्होंने नहीं सुना। जैसे ही संस्कृत में बोला आई भो कथम अस्ति, वो एकदम से चकित रह गए कि संस्कृत को बोलने वाला यहाँ पे कैसे एकदम से आ सकता है। तो संस्कृत को जब हम लेंगे ना, आप 2 श्लोक संस्कृत में बोल दीजिएगा, सभी का ध्यान आपकी ओर आएगा कि अरे ये संस्कृत जानता है, ये संस्कृत में बोल सकता है। तो भाषा विशेष है,
उसको विशेष बनाना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि जहाँ जिस परिवेश में हम जा रहे हैं उसके साथ में हमें हिंदी भी आना चाहिए, हमें अंग्रेजी भी आना चाहिए, हमें संस्कृत भी आना चाहिए, और कहीं कहीं तो हमें उर्दू के जो अल्फाज होते हैं ना वो भी समझ में नहीं आते हैं। तो हमें क्या, ऐसी जगह पर हमें क्या करना है, अपनी विशेषताएं जो हैं उनको जागृत करना चाहिए। रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है प्रतिभा खोज कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। संस्कृत भारती जो है वो संस्कृत संभाषण शिविरों के आयोजन के द्वारा करता है। और भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है जिसके अंतर्गत मेजर और माइनर का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी विषय का विद्यार्थी जो है संस्कृत भाषा को, जिसने बीए में जिसके पास संस्कृत नहीं है वह विद्यार्थी भी संस्कृत भाषा में एमए कर सकता है, उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है। तो संस्कृत ऐसा नहीं है कि केवल वेदों की भाषा है, पुराणों की भाषा है, केवल पंडितों की भाषा है, देवों की भाषा है। संस्कृत सबकी भाषा है। आपने बताया कि संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है वो भी बहुत हद तक प्रमाणिक है जी, सब लोग उसको मानते हैं, जानते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर बात करें तो युवाओं में क्या, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, संस्कृत भारती करती है, संस्कृत संस्थानम कर रहा है, तो आज के युवा में क्या इस संस्कृत भाषा को लेकर कहीं एक उत्सुकता नजर आती है आपको? जी, आज के संदर्भ में यदि मैं लूँ तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब हमने यहाँ पे अपना कार्यक्रम आरंभ किया था तो 0 से आरंभ किया था जी। आज हमारे पास में 50 तो विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी। और संस्कृत प्रतिभा खोज की जब मैं आवेदन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 150 आवेदन आते हैं। जब मैं अपने संस्थान में संस्कृत संभाषण शिविर का कार्यक्रम करना चाहती हूं तो मेरे पास में 250 आवेदन आते हैं। और जून के महीने में मैं संस्कृत संभाषण शिविर चलाती हूँ केएमआई में ही। उस दौरान तपती धूप में संस्कृत सीखने के लिए 250 में से 180-150 लोग मेरे साथ में हॉल में बैठकर संस्कृत पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं जी। तो ये संस्कृत के प्रति अनुराग है, लोगों में जागृति आई है। संस्कृत आज भी जीवंत है और संस्कृत पहले भी जीवंत थी और सदैव जीवंत रहेगी। सरकार ने भी जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें भी संस्कृत को प्रमोशन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें ऐड की हैं जिनके बारे में शायद आप और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि किस तरह से संस्कृत भाषा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अधिक प्रासंगिक बनाए जाने की कोशिश की गई है। देखिए, नई शिक्षा नीति का जब हम बीए का पाठ्यक्रम देखते हैं जी, बीए फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर जो आता है ना पूरा संस्कृत और आधुनिकता से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपकी शोध गंगा, डिजिटल बोर्ड, आपका कंप्यूटर इनपुट, वॉइस टाइपिंग इत्यादि, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीजें, संस्कृत की संगणकीय उपयोगिता, संस्कृत का कंप्यूटर में क्या उपयोगिता है, ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में है सर। तो ये नई शिक्षा नीति है जिसने बच्चा यदि माइनर सब्जेक्ट भी लेता है संस्कृत का तो इतना तो वो जान ही जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जब हम वहां से स्पेस से जब कोई मैसेज किसी अन्य भाषा में देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। लेकिन यदि संस्कृत भाषा में हम वही मैसेज टाइप करते हैं तो उसकी सेंस वही रहती है। तो ये संस्कृत की वैज्ञानिकता है। वो मशक्कत और भाषाओं में आपको डिकोडिंग करने के लिए करनी पड़ सकती है, लेकिन संस्कृत भाषा में शायद वो जो डिकोडिंग करने भी इतना मुश्किल नहीं है। इसी के साथ में नई शिक्षा नीति के साथ साथ में हमारा जो यूजीसी के द्वारा कार्यक्रम भी चलता है। अभी आगे भी हमारी एक कार्यक्रम हो रहा है, 15 दिन का एक वर्कशॉप हो रहा है सर केएमआई में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर, जिसमें वेदों पुराणों से लेकर हर आधुनिक विषय, चिकित्सा पद्धति, हर विषय के साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर एक 15 दिन का वर्कशॉप भी आयोजित हो रहा है। इसके साथ सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम एक अलग से विभाग भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संचालित कर दिया है। वहां से हमें क्या मिलेगा? भारतीय ज्ञान परंपरा की यदि आप बात करो और संस्कृत वहां पे ना हो तो ये तो फिर कैसी ज्ञान परंपरा? तो सब कुछ संस्कृत भाषा में निहित है। गणितीय लीजिए, गणित का एक मैं छोटा सा यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको। संस्कृत में एक भूगर्भ गृह करके एक ग्रंथ आता है। जैसे हमें घर पढ़ना है, वहां गणित में देखिए घर को कैसे पढ़ेंगे। क ख ग घ कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे। इसी प्रकार से र जब गिनते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 42 नंबर पे र वर्ण आता है। तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा 442। तो 442 का मतलब क्या हुआ? घर। जी, ये गणित में पूरा लिखा हुआ ग्रंथ है। एक एक चीज को वहां पे वर्णों को गणित के माध्यम से बताया गया है। ये भी संस्कृत का ही पार्ट है।
वो आपको वैज्ञानिकता उसकी समझ में आती है। तो आज का जो डिजिटल युग है उसमें आपने बात की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी संस्कृत का उपयोग बढ़ रहा है, उसको लोग अब समझ रहे हैं। आजकल ज़माना जो है वो एआई का आ गया है, तो एआई जैसे टूल्स जब मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि इनका उपयोग भी बढ़ेगा, संस्कृत में भी इनके उपयोग आएंगे, और जो अनुवाद है और या उसके प्रति जो समझ है वो नए नए ऐप्स, नए नए टूल्स के जरिए शायद युवाओं में और बढ़ेगी। देखिए, एआई आया है बहुत ज़्यादा, आज के युवा में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जा रहा है वो चैट जीपीटी किया जा रहा है, चैट जीपीटी, मेटा एआई किया जा रहा है ना। व्हाट्सअप जैसे ही करते हैं तो सीधा उसी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, उसको हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग किए बिना हम उसको उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेगरिज्म, कॉपीराइट का इशू आता है। हमें पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, वो कितना ही आज का जो दौर है वो कितना ही डिजिटल क्यों ना हो जाए, कितना ही कंप्यूटर क्यों ना लग जाए, कितने ही रोबोट क्यों ना आ जाए, लेकिन एक शिक्षक की आवश्यकता सदैव रहेगी। हमें मानव बुद्धि का प्रयोग जो है वो सदैव उसमें करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें लिखना है अल्पसंख्यक कहीं या बहुसंख्यक हमें कहीं लिखना है, तो बहु से वो बहुजन भी कर सकता है ना। अब उसमें तो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो चीज़ फीड हो गई है। ऐसे ही संस्कृत में मान लो हमें लिखना है पठंती, वो उसको लिख दे पतंती। हमें तो लिखना है ना कि छात्राः पठन्ति, और वो लिख दे उसको छात्राः पतन्ति, तो छात्रा पठन्ति तो हो गया कि छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसने बता दिया क्या छात्राः पतन्ति, तो छात्र तो गिर गए ना, तो वो उत्थान कैसा हुआ, वो पतन हो गया। तो वहां पे हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ में अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग वहां पे करना पड़ेगा। जी, एक सवाल जो आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि आपका संस्कृत भाषा के प्रति जो आकर्षण है वो कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, वो थोड़ा और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। बहुत छोटी सी थी, जब पहली बार संस्कृत पढ़ना शुरू किया, सभी विषयों से डर लगता था। हमारे टाइम में इंग्लिश भी 6th क्लास से शुरू होता था और संस्कृत भी 6th स्टैंडर्ड से शुरू होता था, तो इंग्लिश से लगता था डर, और संस्कृत की जो टीचर आती थी वो हमें गा गा के काक कृष्ण पिक कृष्ण, कोई भी श्लोक होता था सब गा गा के मैम हमें सुनाती थी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो स्कूल्स में जो है असेंबली में श्लोक से शुरू होती थी। असेंबली में नहीं था, लेकिन ये जब पाठ में आया तब हमने सीखा। तो संस्कृत के प्रति अनुराग जो है उसका श्रेय मैं दूंगी अपने गुरुजनों को, कि मेरे गुरुजनों ने मुझे शुरू से संस्कृत के प्रति मेरा जो लगाव रहा, मेरे सबसे अच्छे नंबर संस्कृत में रहे, तो घर वालों ने भी कहा कि भाई इसे संस्कृत पढ़ा देते हैं। तो इसलिए संस्कृत के प्रति रुचि जो रही, वो कहते ना पहला गुरु, तो वो हमारी जो 6th क्लास की जो टीचर थी, उन्होंने इतने अच्छे से संस्कृत का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अब संस्कृत से डर नहीं लगता है। संस्कृत को तो अब जैसे अनुदित गीत आते हैं संस्कृत में, अब तो अनुदित गीत भी आते हैं, फिल्मी गीतों का अनुवाद भी होता है, वैसे संस्कृत गीत भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब भी कभी मन उदास होता है या कभी मन करता है तो बहुत सारे लोग फिल्मी गीत सुनते हैं, कुछ लोग भजन सुनते हैं, और मैं संस्कृत गीत सुनती हूँ। हमारे श्रोताओं को गीत सुनाते जाइए। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम। धन्यवाद, फिर किसी दिन और मौका मिलेगा तो पूरा गाना आप लोगों को सुनाएंगे। जी मैडम, जैसा कि हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है। आज के दौर में जहाँ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते हम अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा केंद्रित हो गए हैं, ऐसे में हमें वापस अपने जड़ों की तरफ लौटने की ज़रूरत है। सरकार भी इसमें बहुत प्रयास कर रही है और संस्कृत के संवर्धन के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो इस दिशा में संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा एक आयोजित की जा रही है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ के द्वारा। मैडम, क्या है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा विस्तृत रूप से। सबसे पहले तो यही कि ये प्रतियोगिता आयोजित कराने का मकसद क्या है? सर, संस्कृत जो है बड़ी ही वैज्ञानिक और विशिष्ट भाषा रही है, हमारी देववाणी रही है जी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम जो है संस्कृत भाषा के संवर्धन और उत्थान के लिए छात्रों को, नई पीढ़ियों को, अपने आने वाले जो युवा हैं उनको संस्कृत की ओर प्रेरित करने के लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह जो प्रतियोगिता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा जो आयोजित की जा रही है, यह संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और संस्कृत के संवर्धन और संरक्षण के लिए की जाती है। दूसरा,
इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। तीसरा जो है, इनसे छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है कि बालकों में कौन कौन सी क्षमताएं, जैसे कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा बोल सकता है लेकिन गा नहीं सकता, वहीं संस्कृत गीत प्रतियोगिता जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गीत के माध्यम से बहुत अच्छा गा सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं उतना अच्छा। तो ये बच्चों की अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं, बोलना, गाना, सुनाना, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं उनको संवर्धित करता है। ये तो हमेशा ही होता है कि कुछ बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ गीत पढ़ सकते हैं, कुछ ऋचाएं पढ़ सकते हैं अच्छे तौर पर। तो ये अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और उनको सबको मौका दिया जा रहा है इस प्रतियोगिता के चलते। तो इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर हम जाएं तो क्या इसका प्रारूप है और कब से कब तक ये आयोजित की जा रही है? संस्कृत प्रतिभा खोज की जो प्रतियोगिताएं हैं, यह सबसे पहले जनपद स्तर पर आयोजित होती है। फिर जनपद स्तर पे जो बच्चा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आता है, उनमें से 2 बच्चे जो हैं वो मंडल स्तर पर आते हैं जी। मंडल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को दिया जाता है, वहाँ उन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि भी दी जाती है। लेकिन मंडल स्तर से प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान वाला बच्चा राज्य स्तर पर जाता है। पहले जनपद स्तर पर होगी, फिर वो आगे अगर वहां से जाता है कोई तो मंडल स्तर पर फिर वो कम्पीट करेगा और उसके बाद प्रदेश स्तर पर जाएगा। हाँ जी, फिर वह प्रदेश स्तर पर जाएगा। तो इसमें फिर जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक आयोजन होना है? देखिए, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी जो हैं वो किन किन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ। पहली प्रतियोगिता है संस्कृत गीत प्रतियोगिता, जो हमारी जनपद स्तर से आरंभ होगी। दूसरी प्रतियोगिता है संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जो जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर, तीनों स्तरों पर आरंभ होगी। बाकी की जो प्रतियोगिताएं हैं, ये प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आहर्ता प्रतियोगिता होगी इनकी। उनमें जो बच्चा स्थान ग्रहण कर लेगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वह बच्चा मंडल स्तर पर आएगा। तो तीसरी प्रतियोगिता है हमारी श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता, अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ, अमरकोश कंठस्थ पाठ। 6 नंबर पर है लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ। 7वें नंबर पर है तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ। इन प्रतियोगिताओं के लिए जनपद स्तर पर जो प्रतियोगिताएं हैं, इनके आवेदन 15 अप्रैल 2025 से आरंभ हो चुके हैं और 20 मई 2025 तक आवेदन हो सकते हैं। 15 अप्रैल से 20 मई तक आवेदन किया जा सकता है। अच्छा, जो आपने बताया कि ये जो प्रतियोगिता है इसमें ऑनलाइन अर्हता है जी, तो इसका स्वरूप क्या है? मतलब नहीं, संस्कृत गीत प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। इनमें बच्चे ने जैसे आवेदन किया तो आवेदन करने के बाद में हर जनपद संयोजक के पास में उस बच्चे का डाटा आ जाता है, उसका मोबाइल नंबर आ जाता है, उसका खाता संख्या आ जाती है, पूरे डिटेल बच्चे का आ जाता है। अब जनपद संयोजक जो है उन बच्चों का एक ग्रुप बनाकर या किसी भी तरीके से उनको सूचना देता है कि किस तिथि में प्रतियोगिता का आयोजन होना है, कौन से स्थान पर और कितने बजे प्रतियोगिता आरंभ हो रही है जी। तो ये तो हुआ जनपद वाली प्रतियोगिताओं का। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आहर्ता प्रतियोगिता। इसके लिए क्या होता है कि संस्कृत संस्थान के जितने भी जनपद संयोजक है और जो हमारी कार्यकारी समिति है, उसके पास में उन बच्चों का डाटा आ जाता है। मान लीजिए हमारे पास में संस्कृत श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता है जी। इसके लिए डाटा हमारे पास में आया तो हम ऑनलाइन गूगल मीट पे इन सभी बच्चों को उसका ग्रुप बनाकर, कम्युनिटी ग्रुप बनाकर सूचना भेज दी जाती है। एक तिथि निश्चित कर दी जाती है जिसमें हमारे पास में 3 निर्णायक मंडल भी होते हैं, संयोजक भी होते हैं और हम उन बच्चों की वो प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। यह कार्यक्रम चलता है लंबा, थोड़ा समय लगता है। अब वहां से हम देख उसमें प्रतियोगी भी ज्यादा होते हैं तो वहां से बच्चे जो है छट जाते हैं। इसमें ज्यादातर संस्कृत पाठशालाओं के बच्चे होते हैं, गुरुकुल के बच्चे होते हैं। कॉम्पीट तो कोई भी कर सकता है, प्रतिभाग तो कोई भी कर सकता है। आवेदन के लिए कोई सीमा नहीं है। ICSE बोर्ड का भी कर सकता है, CBSE बोर्ड का भी कर सकता है, UP बोर्ड का विद्यार्थी भी कर सकता है, लेकिन बच्चे में वो एबिलिटी होनी चाहिए, संस्कृत के श्लोक जो है वो कंठस्थ होने चाहिए। तो ये प्रतियोगिताएं आपने शुरुआती दौर में छटनी कर ली, जनपद स्तर पर फिर आयोजन कर लिया, फिर मंडल स्तर पर आयोजन कर लिया, फिर उसके बाद उनका राज्य स्तर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसके दौरान
बच्चे आगे के चरण में जब जाते हैं तो उनको यात्रा भी करनी पड़ेगी, यात्रा में खर्चे भी आएंगे, भोजन पानी है। जनपद स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें जो है बच्चों को जलपान व्यवस्था होती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, कहीं कहीं मोमेंटो वगैरह भी दे दिया जाता है प्रोत्साहन के लिए। जनपद स्तर पर इस बार केवल 2 प्रतियोगिताएं हैं और हर विद्यालय से एक प्रतियोगिता में 4 विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ ही जनपद स्तर पर 3 जो है सांत्वना पुरस्कार रखे गए हैं जो छात्रों को दिए जाएंगे। इसके साथ जनपद, मंडल और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। मंडल और राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को उनका यात्रा व्यय दिया जाता है। राज्य स्तर पर पहुंचने वाले अभिभावक या शिक्षक जो साथ जाते हैं, एक विद्यार्थी के साथ में एक अभिभावक, उनके रहने, उनके खाने की व्यवस्था और उस विद्यार्थी का किराया और एक अभिभावक का किराया जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उस बालक के खाते में भेजता है। अच्छा, वो व्यय करना पड़ेगा उन्हें, बाद में खर्चे की राशि जो है वो उनके खाते में आएगी। इस बार एक और चीज नई जोड़ दी है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में, जिसको हम छात्रवृत्ति भी कह सकते हैं या फिर बच्चों का भाई मनोबल बढ़ाने के लिए, कि जो हमारी ये जो प्रतियोगिता है ना अष्टाध्यायी, थोड़े जटिल सी है, तो इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, 3 सांत्वना पुरस्कार, 6 बच्चों को मिल गया इनाम। इसके बाद में 7वें से 26वें स्थान को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे छात्रवृत्ति के रूप में, जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रोत्साहन देने के लिए। अच्छा, ये जो एक आपने बताया कि कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए है, 12th के बाद या कोई अगर ग्रेजुएट है उनके लिए भी क्या कोई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं, उनके बारे में भी थोड़ा। इससे पहले युवा वर्ग में गीत आता था, लेकिन इस बार क्या है, युवा वर्ग में संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी है, जो बीए या एमए का विद्यार्थी या बीए समकक्ष स्नातक और स्नातकोत्तर जो विद्यार्थी है वो संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता और संस्कृत श्रुत लेखन प्रतियोगिता। श्रुत लेखन अर्थात इमला जिसे कहते हैं, जी वहाँ जजेस होंगे, वो माइक से अनाउंस करेंगे, बच्चा सुनेगा और लिखेगा। फिर उस प्रतियोगिता का निर्णय जो है निर्णायकों के द्वारा कि बच्चा सुनकर कितना शुद्ध लिख पा रहा है। जी, तो ये सीनियर क्लासेस के ये सीनियर क्लासेस, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए, उनके लिए भी जो धनराशि है पुरस्कार की, उसमें कोई बदलाव है या वही रहेगी? नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, जनपद स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को 1,000 रुपए राशि है जी। मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 3,000 रुपए राशि मिलती है। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए वितरण किए जाते हैं। ये 11,000 की जो पुरस्कार राशि है वो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को मिल गई, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को जी, जनपद पर द्वितीय स्थान है 800 रुपए, मंडल पर द्वितीय स्थान है 2,000 रुपए और राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान की राशि है 7,000 रुपए। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर तृतीय स्थान की राशि है 700 रुपए, मंडल पर तृतीय स्थान की राशि है 1,000 रुपए और राज्य स्तर पर तृतीय स्थान के विद्यार्थी की राशि है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए तृतीय स्थान के लिए भी है और बाद में जो प्रतियोगी हैं जी 26 तक जी उनको भी 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति एक मुश्त मिलेगी जी। वो इसलिए किया है, यह नियम इस बार लागू किया है कि जैसे हम छात्रवृत्ति के जो आवेदन लेते हैं तो उसमें बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थी रह जाते हैं, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके इतने श्लोकों को पढ़ा, इतने संस्कृत के ग्रंथों को, अष्टाध्यायी जैसे, जाहिर सी बात है कि जब वो ऐसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो मेहनत है, तैयारी है, उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और उसके लिए ये सांत्वना पुरस्कार राशि जो है 5,000 की रखी गई है जी। कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी जो है हड़बड़ी में या कोई परिस्थिति रही ऐसी, भीड़ को देखकर बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो कोई अपना वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता तो बच्चा निराश ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने ये एक नई पहल शुरू की है, छात्रवृत्ति योजना। चलिए, ये बड़ी अच्छी एक संस्कृत के संवर्धन और संरक्षण के लिए और खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ ने जो पहल की है उसका हमारे जो श्रोतागण हैं वो सभी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये थी डॉक्टर वर्षा रानी, जिन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व, संस्कृत भाषा के संरक्षण, उसके संवर्धन के बारे में हमसे बात की।
आपने महत्वपूर्ण जो जानकारी दी है इस प्रतियोगिता के बारे में, हमारे साथ जो अनुभव हैं वो साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।